आपके लिए डीए न्यूज प्लस एक खास कार्यक्रम लेके आया है। चर्चा में है हम उन मुद्दों पर बात करते हैं, उन सामयिक विषयों पर हमारी नजर जाती है आपके सुझावों के अनुरूप कि जिनसे लगातार सुर्खियां बनी हुई है आज या पिछले दिनों। शुरू करते हैं। बचपन में शायद प्राइमरी स्कूल में भी हम लोग नहीं होंगे या होंगे, एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, और उसमें ऐसा बताया गया था कि हाथियों से हमें बहुत प्रेम करना चाहिए और वाकई प्रेम करने योग्य चीजें हैं, यानी जानवर है ये। लेकिन हाल के दिनों में जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं जिनसे खबरदार भी रहना चाहिए। रायगढ़ जिले में हाथियों के झुंडों ने खेतों में घुसकर कई किसानों की फसलों को खत्म कर दिया है। हाल में 15 किसानों की धान और तरबूज की फसलें रात में रौंद दी गई और जिले में कुल 133 हाथियों के विचरण की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना में 32 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। कोरबा जिले में भी हाथियों के झुंड ने सैकड़ों एकड़ की धान की फसल को बर्बाद कर किसानों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। कटघोरा वन मंडल में 46 हाथियों का दल मंच पर आकर बाझी वन क्षेत्र में लगभग 30 किसानों की यानी उनके खेतों के स्थल पर आकर फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है। इन हाथी झुंडों की गतिविधियों के पीछे फसलों की तीखी महक और पके हुए धान की सुगंध प्रमुख आकर्षण है। वे दिन में जंगल में रहते हैं और रात होते ही खेतों की ओर निकल जाते हैं, जहां आसानी से खाना उपलब्ध होता है। वन विभाग के अनुसार एक हाथी को प्रतिदिन लगभग 150 से 200 किलोग्राम खाद की सामग्री की आवश्यकता होती है और खेत उन्हें आसानी से मुहैया कराते हैं। रायगढ़ में 94 हाथियों के झुंड ने 22 किसानों की फसल को बर्बाद किया। 117 हाथी विभिन्न रेंजों में विचरण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण रात में डर के कारण घर से बाहर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही वन मंडल में दंतैल हाथियों ने लगातार कई गांवों की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोग प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और हाथियों की निगरानी बढ़ाई है। विशेषकर कोरबा में लोगों को झुंड से दूरी बनाए रखने और खेतों की ओर अकेले न जाने की सलाह दी गई है। धमनाना में ग्रामीण खुद इन झुंडों से बचने के लिए उपाय अपनाते रहे, लेकिन ऐसे बड़े झुंडों का मुकाबला करना कठिन हो रहा है। लगातार घटित ऐसे उत्पात से ग्रामीणों में दहशत, असुरक्षा और आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो डांवाडोल हो रही है। कई किसान रात को खेतों में जाने से डरते हैं, वही फसल बर्बादी की वजह से रोजी रोटी भी प्रभावित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में है एक बड़ी प्यारी सी खबर कि भारत ने हांगझू चीन में खेले गए महिला एशिया कप 2025 के पूल मुकाबले में एक जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 12-0 के भारी अंतर से हराया और इस जीत के साथ सुपर 4 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मैच में नवनीत ने पेनाल्टी कॉर्नर से 14वें मिनट में, फिर 20वें मिनट और 28वें मिनट में गोल कर हैट्रिक की। वहीं मुमताज ने दूसरे, 32वें और 39वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने सिर्फ पहले 2 मिनट में ही मुमताज के रिवर स्टिक शॉट से बढ़त बनाई, फिर पहले हाफ के दौरान लगातार गोल कर विपक्ष को पीछे कर दिया। वाकई शानदार आक्रामक खेल का मुजाहरा किया टीम ने मैच में लगातार पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किए और उनका बेहतरीन उपयोग करते हुए गोल किए। तीसरे क्वार्टर में विपक्षी रक्षा को मजबूती से तोड़ते हुए अटैकिंग मूवमेंट बनाए रखा, जिससे दबदबा कायम रखा। यह सुनिश्चित जीत भारतीय महिला हॉकी टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। इसका प्रभाव आगामी मुकाबलों में विशेष रूप से सेमीफाइनल और उसके बाद भी महसूस किया जा सकेगा। इसकी रणनीतिक ताकत और माहौल को समझते हुए भारतीय टीम भविष्य में और मजबूती से दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी। एक और खबर खेल की दुनिया से। कार्लोस अल्कराज ने 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल फाइनल में इतालवी खिलाड़ी यानिक सिनर को 4 सेट में हराकर अपना दूसरा
यूएस ओपन खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ उनके कुल ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या अब 6 हो गई है। यह जीत अल्कारेज को फिर से टॉप पर ले गई, जिन्होंने सिनर की 65 हफ्ते की नंबर 1 रैंकिंग का अंत किया और सीधे नंबर 1 पर कब्जा कर लिया। अल्कारेज सिर्फ 22 वर्ष के हैं और इस सफलता के साथ वे बिग 3 में शामिल होने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, ब्यान बोर्ग और स्टीफन एडबर्ग के बाद। साथ ही वे क्ले, घास और हार्ड कोर्ट पर अलग अलग ग्रैंड स्लैम जीतने वाले चौथे और सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं। फाइनल में अल्कारेज ने आक्रामक खेल दिखाए। उन्होंने 10 एशेस, 42 विनर्स बनाए और सिनर की सर्विस 5 बार तोड़ी। तकनीकी दृष्टि से और मानसिक दृढ़ता से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पहले सेट में बहुमत में थे, तीसरे और चौथे सेट में अपना प्रभुत्व कायम रखा। यह फाइनल ग्रैंड स्लैम में अल्कारेज और सिनर के बीच तीसरा लगातार फाइनल था। 2025 में इस जोड़ी ने ग्रैंड स्लैम खिताबों को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से 8 खिताब 8 मैचों में से दोनों के नाम रहे हैं। इस प्रतिद्वंदिता ने वर्तमान पुरुष टेनिस को एक नई ऊंचाई दी है, इसमें कोई शक नहीं। अल्काराज इस जीत से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। स्पष्ट लक्ष्य है कि कैरियर के ग्रैंड स्लैम यानी सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बहुमूल्य क्लब का हिस्सा बनने की राह पे वो आगे बढ़ रहे हैं। एक और बहुत शानदार समाचार, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विशेष लेख में लिखा कि भूपेन दा की आवाज एक कालजयी नदी की तरह बढ़ती है। उन्होंने कहा कि उनके गीतों में करुणा, सामाजिक न्याय और एकता का स्पष्ट संदेश झलकता है। मोदी जी ने उल्लेख किया कि दुनिया घूमने के बावजूद भूपेन दा अपनी असमिया जड़ों से कभी विचलित नहीं हुए, अलग नहीं हुआ। असम की मौखिक परंपराओं और लोक धुनों ने उनकी कला को मजबूती प्रदान की। विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के बावजूद भूपेन दा ने अमेरिका समेत विश्व के कई मंचों पर भारत की लोक धुनों को फैलाया। उन्होंने पॉल रॉबसन से संवाद किया और एलेनोर रूजवेल्ट द्वारा उन्हें गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। लाखों लोगों की आत्माओं को उनके गीतों ने छुआ है, चाहे वह चाय बागानों के मजदूर हो या नाविक, महिलाएं या किसान। उन्होंने भाषाई और क्षेत्रीय सीमाएं पार कर एकता का एक खूबसूरत संदेश दिया। मोदी जी ने जताया कि भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी समारोह का आरंभ इस महान योगदान को फिर से याद करने और उनके प्रति संकल्प लेने का समय है कि उनके संदेश को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। अपनी कला के माध्यम से संगीत, फिल्म, शिक्षा और सामाजिक चेतना, इन सब माध्यमों में भूपेन दा पारंगत थे। रेडियो, रंगमंच, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, हर संभव माध्यम से उन्होंने नई प्रतिभाओं का समर्थन किया और प्रेरित किया। एक और खबर जो है तो खेल के क्षेत्र से, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए। राज्य सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, जो नया रायपुर में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, उसे और अच्छे रूप से विकसित करने की योजना बनाई है और इसके तहत एक प्रस्ताव केंद्रीय खेल विभाग और बीसीसीआई को भेजा गया है। यह प्रस्ताव बीसीसीआई को 30 वर्ष की लीज पर स्टेडियम देने की रूपरेखा प्रस्तावित करता है, ताकि वे सुविधा, विस्तार, प्रबंधन और आयोजन को संभाल सके। प्रस्तावित रूप से लीज की अवधि 30 वर्ष की होगी। इस अवधि में बीसीसीआई को स्टेडियम के प्रबंधन, परिचालन और विकास की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। आमतौर पर इस तरह की लीज में स्टेडियम की बुनियादी संरचना का रखरखाव, इंडोर आउटडोर सुविधाएं और मैच आयोजन तक की समग्र निगरानी शामिल होती है। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा करने के लिए बीसीसीआई द्वारा भारी निवेश की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि अच्छी गुणवत्ता की पिच, फ्लड लाइट सिस्टम, आधुनिक मीडिया सेंटर, सुरक्षा व चिकित्सा व्यवस्था, दर्शक सुविधाएं आदि। इससे छत्तीसगढ़ क्रिकेट और स्थानीय प्रतिभाओं को भी बहुत फायदा होगा। लीज अवधि के पहले कुछ वर्षों में बीसीसीआई को आयोजन और लाभ का पूरा अधिकार हो सकता है। इसके बाद लाभ को राज्य सरकार के साथ एक पूर्व निर्धारित अनुपात में साझा किया जा सकेगा। प्रस्ताव को शासन, राज्य कैबिनेट अथवा संबंधित विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद एक औपचारिक मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग होता है
वो तैयार होकर बीसीसीआई और प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित किया जाएगा। तत्पश्चात डिजाइन, निर्माण और विकास कार्य त्वरित गति से शुरू होंगे। आमतौर पर कार्य पूरा होने का समय 2-3 साल निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों की मेजबानी से आर्थिक और पर्यटन लाभ हो सकता है। स्थानीय युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच व संरचना मिलेगी। साथ ही स्टेडियम छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूती प्रदान करेगा, जो कि राज्य और बीसीसीआई दोनों के हित में। एक और बड़ी खास संवेदनशील खबर जो हम सभी को डायरेक्ट प्रभावित करती है प्रत्यक्ष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, जिससे यह अब 11 दस्तावेजों के साथ 12वां वैध आईडी दस्तावेज बन गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण हो सकता है, न कि भारत की नागरिकता का। नागरिकता साबित करने के लिए अलग और वैध दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने मतदाता सूची आधुनिकीकरण प्रक्रिया में बहुसंख्यक शामिलगी को अहम बताया। उसका उद्देश्य है कि योग्य वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया से न निकाला जाए, बल्कि उन्हें संलग्न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की सीमा स्पष्ट की और कहा कि ईसीआई के पास आधार या अन्य दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने का अधिकार है। सिर्फ दिखने पर आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि वो संशोधित सूची तैयार करते समय एक आधिकारिक दिशा निर्देश जारी करे और उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करे, ताकि राज्य भर में इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। साथ ही कोर्ट की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 निर्धारित की है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्हें लगता है कि इससे सबसे कमजोर समूह, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और प्रवासी कामगार मतदाता सूची से वंचित नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग के रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें नाम बदलकर शर्मिंदा किया जाना चाहिए। एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा जिसे बिहार और पूरा राष्ट्र बहुत दिनों से ज्वलित है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। यह इस बात को इंगित करता है कि कुछ भी हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि दुनिया के सबसे जागरूक लोकतंत्र भारत में पूरी तरह से हम एक बहुत ही बेहतर, निष्पक्ष और सबको लेकर चलने वाला चुनाव चाहते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बहुत से मुद्दे फिर भी हमारे से छूट जाते हैं। अनुरोध है कि डीए न्यूज़ प्लस के इस कार्यक्रम में चर्चा में है शकील साजिद को सुनने के लिए आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।